क्रिमिनल कोड बिल। बहुत केओस हो रहा है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है लोगों का कि ये क्या हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन क्वेश्चंस जो आंसर करने हैं वो हैं कि क्या रिप्लेस हुआ है, क्यों रिप्लेस हुआ है, उसके बाद एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, और एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे कैसे अफेक्ट करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। ऑल यू नीड टू नो अबाउट क्रिमिनल कोड बिल 2023। तो सबसे पहले सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आंसर करते हैं कि क्या रिप्लेस हुआ है। जैसा कि अपने को पता ही है, जिनको नहीं पता वो भी सुन लो। एक क्रिमिनल मैनुअल होती है, अभी भी है, इंडियन पीनल कोड है उसमें, जिसमें सब्सटैंटिव लॉज हैं जो अपने को पनिशमेंट्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं। फिर वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज कैसे एनफोर्स होंगी वो अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपने को बताता है कि अगर मर्डर कर दिया तो मर्डर क्राइम है, ये आईपीसी बताएगा। मर्डर की सजा का प्रोसेस क्या होगा, क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस क्या होगा, वो सीआरपीसी बताएगा। फिर उसके बाद कोर्ट में जब ट्रायल चल रही होगी तो क्या एविडेंस होता है, क्या नहीं होता, क्या कन्फेशन होता है, सारी चीजें एविडेंस से रिलेटेड एविडेंस एक्ट बताता है। तो ये पूरा मिला के क्रिमिनल मैनुअल है। आईपीसी और सीआरपीसी प्योरली क्रिमिनल कोड्स हैं, एविडेंस अपना सिविल में भी लगता है। अब जो क्रिमिनल कोड बिल आया है नया वाला, वो इन तीनों एक्ट्स को पूरी तरह रिप्लेस कर रहा है। अमेंडमेंट नहीं, पूरी तरह रिप्लेस। जो नया क्रिमिनल मैनुअल होगा, अभी हुआ नहीं है, क्या रिप्लेस हुआ नहीं है, होगा। अभी ये बिल है, ये लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है, लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट असेंट देगा, तो ये लॉ बन जाएगा। ये पूरा क्रिमिनल मैनुअल ये रिप्लेस कर देगा। और क्वेश्चन ये नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, रूलिंग गवर्नमेंट की अच्छी खासी मेजॉरिटी है, पास ये होगा ही। 99.999% श्योर हूं मैं कि ये रिप्लेस होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा। मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं भाई, जल्दी करना है। तो अपना इंडियन पीनल कोड बन जाएगा भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बन जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट बन जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता। ये तीनों अभी बिल हैं, जैसे ही पास होंगे, प्रेसिडेंट असेंट मिलेगा, वैसे ही ये एक्ट बन जाएंगे। तो अपने को क्लियर है कि क्या रिप्लेस होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि क्यों रिप्लेस होने वाला है। तो मिस्टर अमित शाह की स्पीच के हिसाब से, प्रेजेंटेशन स्पीच जो कि लोकसभा में दी गई थी जब ये बिल प्रेजेंट हो रहे थे, उन्होंने कुछ रीजंस बताए थे। वो रीजंस मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला रीजन कि जो पुराने कोड थे उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश अथॉरिटीज और ब्रिटिश रूल के बहुत सारे मेंशन थे। मिस्टर अमित शाह के हिसाब से वो गुलामी के निशान थे, तो उनको हटाना जरूरी था, तो इसलिए नए कोड्स लाए गए हैं। दूसरा रीजन कि जो ओल्ड कोड्स थे वो क्राउन सेंट्रिक लॉज थे, वो बनाए गए थे टू फेवर द गवर्नमेंट, वो कभी सिटीजन्स को दिमाग में रख के नहीं बनाए गए थे। और जो नए लॉज हैं उनको सिटीजन को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है, तो वो सिटीजन सेंट्रिक लॉज हैं, क्राउन सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक लॉज नहीं है, गवर्नमेंट को बचाने के लिए नहीं है, सिटीजन के भले के लिए हैं। तो ये तो हो गए सिंबॉलिक रीजंस, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल रीजंस भी बताए थे। उन्होंने बोला कि ओल्ड कोड जो है वो आउटडेटेड है। क्यों आउटडेटेड है? क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते हैं। लास्ट 20-30 साल में डिजिटल वर्ल्ड में बहुत डेवलपमेंट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजिटल एलिमेंट्स को इन लॉज में इनकॉर्पोरेट करके बेटर हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ें कैसे बेटर हो सकती हैं वो आगे अपन कोड डिस्कस करेंगे जब मैं बताऊंगा। लेकिन जिस्ट ये है कि डिजिटल एलिमेंट्स इन कोड्स में बहुत ज़्यादा डाले गए हैं जो नए कोड्स हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आउटडेटेड इसलिए भी हैं क्योंकि जूरी सिस्टम का मेंशन है, बैरिस्टर सिस्टम का मेंशन है, ये सारे सिस्टम अब इंडिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो कोई सेंस नहीं है कि वो अभी भी इन कोड्स में रहें, तो उनको भी हटा दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा रीजन, दूसरा प्रैक्टिकल रीजन कि टाइम कंज्यूमिंग थे ओल्ड कोड बहुत ज़्यादा। और ये तो देखो आपको, मेरे को, सबको पता है कि टाइम तो लगता है, अनरीजनेबली ज़्यादा लगता है। क्या उसका रीज़न खराब लॉ है या कुछ और है, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो फास्ट ट्रैक करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नए कोड्स लाए गए हैं ताकि जल्दी जल्दी जस्टिस मिले। तो ये हो गई मेन जिस्ट कि क्यों रिप्लेस हुआ है अकॉर्डिंग टू मिस्टर अमित शाह। ये रीजंस हैं कि भाई इसलिए रिप्लेस हम कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्रिमिनल कोड नया बना रहे हैं, पूरा ओवरहॉल कर रहे हैं। ये बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। तो अब अपन अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है। तो ये अपन कोड बाय कोड चलेंगे, मेनली आईपीसी सीआरपीसी के रिप्लेसमेंट डील करेंगे, एविडेंस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करेगा। तो अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 कुछ चीजें चेंज करता है, वैसे काफी चीजें चेंज करता है। सीआरपीसी जो था उसमें 484 सेक्शन थे, अब नया वाला जो बिल है उसके अंदर 533 सेक्शन है। 107 सेक्शन चेंज करे हैं, 9 नए सेक्शन डाले हैं और 9 सेक्शन हटा दिए गए हैं। जो चेंजेस करे हैं उनको अगर हेडिंग्स में डिवाइड करके मैं आपको जस्ट बताऊं तो पहली चीज, उन्होंने डिजिटाइज कर दिया, जैसा कि मैंने बताया डिजिटल करना है सब कुछ। क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर को उन्होंने वीडियोग्राफी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कोड में एम्ब्रेस करा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज क्रिमिनल ट्रायल के पूरे प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो सकता है, प्रेजेंटेशन ऑफ विटनेस भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो सकती है, जिस वजह से टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज, वीडियोग्राफी एज एविडेंस प्रिजर्वेशन। स्पेसिफिक एग्जांपल जो दिया गया था लोकसभा में वो ये था कि मान लो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और केस चल रहा है उस एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो जब तक वो केस नहीं निपटता तब तक वो टूटी हुई गाड़ी संभाल के रखनी होती है एज एविडेंस। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है पुलिस स्टेशन में। तो उस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए इधर भी वीडियोग्राफी का यूज़ किया जाएगा। ये वीडियो लिया जाएगा जो एविडेंस है उसका, और फिर उसको सर्टिफाई कराया जाएगा। सर्टिफाई वो जैसे ही वीडियो हो जाता है उसके बाद उस एविडेंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मैंडेटिंग वीडियोग्राफी इन सर्च एंड सीजर। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सर्च एंड सीजर की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मिसकंडक्ट कम होएगा। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, अगर ये मैंडेट कर दें और ये कंपलसरी हो जाए और इसको ढंग से अप्लाई किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंडेटिंग वीडियो प्रूफ इन पुलिस चार्जशीट। चार्जशीट भी पुलिस फाइल करेगी तो वीडियो प्रूफ के साथ करेगी, ऐसे हवा में चार्जशीट फाइल नहीं कर देगी। ये भी बहुत अच्छा है, पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी जिसकी बहुत जरूरत है भारत को। दूसरा पॉइंट जिसमें इंप्रूवमेंट और चेंजेस किए गए हैं वो है इनकॉर्पोरेटिंग एंड एनहांसिंग फॉरेंसिक एविडेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादा यूज हो, फॉरेंसिक साइंस से जल्दी केसेस सॉल्व हो। साइंस बहुत लीप्स एंड बाउंड डेवलपमेंट कर चुकी है कुछ लास्ट सालों में, फॉरेंसिक साइंस भी कर चुकी है। अगर अपन ढंग से इन साइंटिफिक मेजर्स को यूज करेंगे तो क्राइम जल्दी सॉल्व हो सकता है। उसके लिए उन्होंने फॉरेंसिक टीम का विजिट मैंडेटरी कर दिया है। कोई से भी क्राइम सीन में जिसकी सजा 7 साल या उससे ऊपर की हो, तो अगर 7 साल या उससे ऊपर की सजा का कोई क्राइम सीन है, ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी सजा 7 साल या उससे ऊपर है, तो वो एक ग्रेव क्राइम होता है, सीरियस क्राइम होता है, तो उसमें फॉरेंसिक टीम का विजिट मैंडेटरी है। अब फॉरेंसिक टीम हर जगह विजिट कैसे करती रहेगी, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाथों हाथ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है 4 दिन बाद फॉरेंसिक टीम आ रही है, तो फॉरेंसिक टीम रेडी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब्स को इन्होंने डिप्लॉय करने का प्लान करा है कि एक फॉरेंसिक लैब जो मोबाइल होगी, मतलब गाड़ी में, वो घूमती रहेगी और जो भी क्राइम सीन होगा वहां पे जल्द से जल्द पहुंचेगी ताकि कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो और वहां पे जाके वो उसको कलेक्ट कर सकें। ये फॉरेंसिक साइंस लैब ऑलरेडी दिल्ली में ये ट्राई कर चुके हैं और इनके हिसाब से सक्सेसफुल है, तो ये पूरे इंडिया में सेम सिस्टम फॉलो होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस की हेडिंग है वो है ऑप्टिमाइजिंग द जुडिशियल प्रोसेस। टाइम सेविंग जो मेजर्स लिए हैं, मतलब स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस लगाई हैं, जैसे कि समरी ट्रायल में निपटा देंगे ऑफेंसेस को जिनकी 3 साल या उससे कम पनिशमेंट है। पहले ये 2 साल था, ताकि लोअर लेवल पे ही केस निपट जाए पूरा का पूरा और जल्दी जल्दी सुलटारा हो केस का। इसलिए 3 साल से कम की पनिशमेंट अगर किसी क्राइम की है तो समरी ट्रायल से वो सॉल्व हो सकता है। फिर चार्जशीट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी 90 + 90 डेज में। 90 डेज आपका डिफॉल्ट है और 90 और आपको मिल जाएंगे, पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस को मिल जाएंगे अगर वो एक वैलिड रीजन देते हैं कि वो 90 डेज में क्यों नहीं फाइल कर पाए। तो ओरिजिनल लिमिट 90 डेज है विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 90 मोर डेज, तो 180 डेज में चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलेगा टू गिव डिसीजन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स क्लोज हो गए हैं तो जो जज साहब हैं वो डिले नहीं कर सकते, उनको क्लोजिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट से 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट देना पड़ेगा। ये जजमेंट ऑनलाइन अवेलेबल कराना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, ताकि अपील का प्रोसेस फास्ट हो सके। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, अगर इनके खिलाफ केस करना है तो आपको जो रिक्वायर्ड गवर्नमेंट है, जो भी ऑथराइज गवर्नमेंट है उनके ऊपर, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो परमिशन में डिले करवा देते हैं बहुत ज़्यादा, परमिशन ही बहुत लेट मिलती है तो केस ही बहुत लेट चालू होता है और वो अब्यूज़ करते हैं उस डिले को। ठीक है, डिले में बहुत सारी चीज़ें होती है, एविडेंस लॉस हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत आई, जज का ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट केस करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये अनफेयर है। तो इसलिए नया प्रोविजन निकाल दिया है कि 120 दिन में अगर ऑथराइज गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो अपन उनकी परमिशन यस मानेंगे, अपन मान लेंगे कि डीम्ड सैंक्शन है। जवाब दो 120 दिन के अंदर, अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो हम मान लेंगे कि आपकी हाँ है और केस चालू हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज है,
अगर रिटायर्ड पर्सनल है उनको कोर्ट में आना नहीं पड़ेगा टेस्टिमनी देने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आदमी पता नहीं कहाँ का कहाँ हो, कब आएगा, कब टेस्टिमनी देगा, लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे अपन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस, टाइम कम करना है। तो जो करंट वर्किंग ऑफिशियल है, ठीक है, उस पोजीशन पे, वो जो ऑफिशियल फाइल्स हैं उनको पढ़ के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से टेस्टिमनी दे देगा और वो टेस्टिमनी वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद कुछ और चेंजेस किए हैं, जैसे कि जीरो एफआईआर का प्रोविजन होता है। जीरो एफआईआर क्या होती है, कभी भी अगर आपने जीवन में एफआईआर कराई होगी तो आपको पता होगा कि पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करने में बहुत नाटक करते हैं। आप थाने में जाते हो, बोलते हो कि मेरा वॉलेट गुम गया है, वो जबरदस्ती उसको घुमाएंगे, बात को बोलेंगे नहीं आपका हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं घुमा, कहीं और घुमा होगा, आप उस थाने में जाइए, इस थाने में जाइए। ये सब जो विक्टिम होता है उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। और वॉलेट खोना छोटी बात है, दूसरे थाने में जाके वॉलेट की अपन कंप्लेंट करा देंगे। अगर कोई सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम है या ऐसी कोई चीज़ है, सीरियस ऑफेंस की अगर कोई विक्टिम है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अगर वो विक्टिम है तो उनकी एफआईआर कहीं पे भी रजिस्टर होगी। जीरो एफआईआर बोलते हैं इसको। तो बेसिकली मान लो क्राइम अगर इस जुरिस्डिक्शन में हुआ है, ठीक है, यहाँ क्राइम हुआ है, और जो विक्टिम है वो जाके कोई दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में जाके अगर एफआईआर कराता है तो उसको जीरो एफआईआर मानेंगे। इस पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी और फिर 15 दिन के अंदर अंदर जो भी पुलिस थाना जिस जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है उसके अंडर में आता है, उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भैया ये एफआईआर और ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मतलब ऑफिशियली एफआईआर यहाँ रजिस्टर हो जाएगी और फिर बाद में इनकी जिम्मेदारी की 15 दिन के अंदर अंदर जो रिक्विजिट पुलिस थाना है जहां पे होनी चाहिए थी उनको ये ट्रांसफर करें। जीरो एफआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, ये अभी भी अलाउड है, लेकिन अब ऑफिशियली ये कोड में ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद हियरिंग अपॉर्चुनिटी का प्रोविजन है कि अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, तो वो केस अगर क्लोज हो रहा है तो उस विक्टिम को एक हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो विक्टिम अपनी बात रखने के लिए एलिजिबल होगा, केस उसकी बात सुने बिना क्लोज नहीं होगा। उसके अलावा लेस लीनियंसी इन रिड्यूसिंग पनिशमेंट का एक प्रोविजन है, मतलब अमेंड किया है, पहले भी था लेकिन पहले ऐसा था कि बहुत ही कम कर देते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एकदम नो पनिशमेंट कम्यूट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब इसमें लिमिट सेट कर दिए कि अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही कम्यूट हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो फिर वो 7 साल की सजा में हो सकती है कम्यूट, फिर 7 से 10 साल की सजा है अगर तो वो 3 साल पे कम्यूट हो सकती है, और उसके बाद अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, और 3 ईयर या उससे कम की सजा है तो आप फाइन दे सकते हो। तो पॉलिटिकल कनेक्शन लगा के अपनी जो सजा कम्यूट करा लेते थे वो अब इस लिमिट के बाहर कम्यूट नहीं करा पाएंगे। तो ये तीनों जो प्रोविजंस हैं ये विक्टिम के बेनिफिट के लिए और विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए बनाए गए हैं। तो ये जिस थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो ये हो गया पूरा ओवरव्यू कि भैया क्या क्या मेजर चेंज होंगे जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी। अब अपन एकदम शॉर्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट का जो रिप्लेसमेंट है भारतीय साक्ष्य संहिता, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बताने जैसा नहीं है, कुछ है ही नहीं सब्सटैंशियल, मोस्टली सेम ही है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता में जो कि एविडेंस एक्ट था पहले 167 सेक्शन थे और अब 170 सेक्शन हो गए हैं। 23 सेक्शन चेंज करें, एक नया सेक्शन डाला है, 5 सेक्शन रिमूव करें। इसमें मोस्टली डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल एविडेंस, इनके बारे में बात करी है, जो थोड़ा बहुत चेंज करा है। कुछ मेजर चेंज नहीं है बताने लायक, बस ये रट लो, कभी किसी एग्जाम में जीके में पूछ लें कि भैया नया बिल आया है तो क्या होगा, तो बस अपने को पता होना चाहिए। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लग ही रहा होगा, इसीलिए देख रहे हो, तो इसलिए डू द नीडफुल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा। आईपीसी में थे 511 सेक्शन, बहुत ही कम कर दिए, 356 कर दिए, 175 चेंज कर दिए, 8 नए डाल दिए, 22 रिमूव कर दिए। इसमें एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सेक्शन उड़ा दिए हैं, सेक्शन को कंसोलिडेट कर दिया है। सब्जेक्ट मैटर ऑलमोस्ट उतना ही है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, एकदम स्टार्टिंग में ही सेक्शन 1 से लेके 5 तक जो आईपीसी के थे, इन सबको सब क्लॉज बना दिया सेक्शन 1 का। डेटा वही है, जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 है उसमें सेक्शन 1 से 5 तक जो बातें लिखी है मोर और लेस वही लिखी हैं, बस सब क्लॉजेस बना दिए। पहले छोटे छोटे 5 सेक्शन था, अब एक बड़ा सेक्शन बना दिया। फिर उसके बाद अगर अपन चैप्टर 2 ले लेते हैं, जो जनरल एक्सप्लेनेशन था आईपीसी का, उसमें हर डेफिनेशन का एक सेक्शन था। अपना ट्रेंड यही है कि अपन डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 रखते हैं, तो इधर भी वो ट्रेंड फॉलो किया है और सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशन दे दी। तो जो 50 सेक्शन थे ना जनरल एक्सप्लेनेशन में, वो सब सेक्शन 2 के सब क्लॉजेस बन गए हैं। तो 50 सेक्शन सीधे सीधे यहाँ कम हो गए। तो ऐसे ही आगे भी पनिशमेंट सेक्शन के साथ ही दे दी, 2 ऑफेंसेस के अलग अलग वर्जन थे, उन दोनों को जोड़ के एक ही सेक्शन में डाल दिया। ऐसे कंसोलिडेट करा है, आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है। तो मेजर चेंजेस देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहली चीज तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट करिए, गैंग रेप के लिए, रेप ऑफ अंडर 18 के लिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए, क्राइम रिजल्टिंग इन पैरालिसिस और ब्रेन डेथ में भी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस पनिशमेंटें बढ़ा दी हैं, पहले भी बहुत बार हो चुका है, वापस हो गया। फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, ये नया है। ठीक है, पनिशमेंट जो बहुत सारे तरह की होती थी कि इम्प्रिजनमेंट, फाइन वगैरह, उसमें कम्युनिटी सर्विस भी ऐड हो गया है, पहले आईपीसी में नहीं था, ये नया है। सेडिशन एज एन ऑफेंस रिपील हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको डिटेल में अपन देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, इतना सा नहीं है ये। फिर नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, सेक्शन 356 देखना, उसमें लिखा है कि जो भी पुराने कोड के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। तो फिर बेसिकली यही मतलब है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जिनको नहीं पता, जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम 2018 में किया, तब तो आईपीसी वैलिड था। ठीक है, आईपीसी लग रहा था, अभी तक आईपीसी लग रहा है, वो जेल भी चला गया, उसका केस भी चल रहा है, अंडर ट्रायल चल रहा है वो। ठीक है, उसने जो क्राइम किया उसकी पनिशमेंट मान लो 7 ईयर्स है। अब वो 7 ईयर्स की पनिशमेंट जब थी, उसने क्राइम किया था, लेकिन अब 2023 में मान लो ये नया कोड आ जाता है, अब वो पनिशमेंट बढ़ के मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है। तो क्या अब इस बंदे को जिसने 2018 में क्राइम किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं? क्या जो ये नया लॉ है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट वाली एक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। सेक्शन 356 जो लास्ट सेक्शन है उसमें चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शन 69 में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स दे रखा है। बेसिकली अपनी आइडेंटिटी छुपा के अगर आपने सेक्स कर लिया, जैसा कि लव जिहाद का बहुत हो रहा है आजकल, इशू उठ रहा है, तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। सेक्शन 109 में ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करी है। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली सिंडिकेट, माफिया वगैरह सिस्टम होता है ना पूरा, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन साथ में क्राइम कर रहे हैं, तो वो भी डिफाइन कर दिया है, पहले नहीं डिफाइंड था ये। उसके बाद सेक्शन 101 में जो मर्डर की पनिशमेंट है, मर्डर की पनिशमेंट का सेक्शन है 101, इसमें मॉब लिंचिंग भी अलग से डिफाइन कर दी है, पहले नहीं थी। अगर ज़्यादा लोग मिलके किसी को मारते हैं तो मॉब लिंचिंग में आएगा, उसकी भी पनिशमेंट दे दी है काफ़ी स्ट्रिक्ट। सेक्शन 111 में ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट दे दिया है। ये ऑब्वियसली पहले वाले कोड में नहीं था क्योंकि 1860 में बना था, 1860 में कहाँ टेररिस्ट होते थे, तो अब टेररिस्ट एक्ट का भी एक ऑफेंस अलग से दे दिया है, इसकी भी जरूरत थी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद सेक्शन 271 में डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल करके है, ये काफ़ी लोगों ने क्या सबने, ठीक है खुला बोल रहा हूँ, सबने इग्नोर करा है, किसी ने नहीं बात करी इसकी, एक आर्टिकल में बात नहीं करी, एक वीडियो में बात नहीं करी। सब चाटता हूँ मैं इंटरनेट पे, सबके वीडियो देखता हूँ, सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ, जितना हो सके पढ़ता हूँ, किसी ने बात नहीं करी। ये क्वारंटीन रूल का जो रूल था ना, ये जब पुराना आईपीसी था उसमें सिर्फ शिप्स पे लगता था, क्योंकि पहले दूसरे देशों से बीमारियां ले आते थे, तो एक रूल होना चाहिए कि भाई शिप को क्वारंटीन कर दिया, बाहर नहीं निकल सकते, तो बाहर निकल गए तो वो ऑफेंस है, तो उसकी पनिशमेंट थी 6 महीने। लेकिन अब इसको कर दिया है पूरे भारत पे अप्लाई, कि भारत में कोई सा भी ट्रांसपोर्ट, कोई सा भी एरिया अगर क्वारंटीन है और अगर आप बाहर निकले, बेसिकली लॉकडाउन लगाए और आप बाहर निकल गए सिगरेट पीने, 6 महीने जेल जा सकते हो। इसका मिसयूज होगा कि नहीं होगा कमेंट में बताना, शायद हो जाए शायद नहीं हो जाए। अभी अपन डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं, अभी वीडियो में आगे ऑनेस्ट होंगे, ये बाकी चीज़ों की भी थोड़ी बात करनी है आगे, लेकिन अभी मैं फैक्ट्स बता दूं जिनसे ऑनेस्टी नहीं झिलती उनके लिए। सेक्शन 302 में स्नैचिंग की बात करी है। अमित शाह जी ने बोला कि स्नैचिंग करके कोई ऑफेंस ही नहीं था, तो चेन वेन जो चुरा के ले जाते थे, मतलब बाइकर्स होते हैं ना, स्नैचिंग कर लेते हैं कि चेन निकाल के ले गए, फ़ोन उठा के ले गए किसी का, बाइक पे चलते चलते कि कोई बात कर रहा है उसका फ़ोन छीन के भाग गए एकदम से, तो वो कोई ऑफेंस ही नहीं था क्योंकि आईपीसी में डिफाइंड नहीं था, इसलिए हमने स्नैचिंग भी डाला है, ऐसा बोला गया है। इसकी भी आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद पुराना लॉ था सेक्शन 377, उसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई निकालेंगे भाई जी सर, ये तो अच्छी बात है, होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम करता था डिक्लेयर 377, अब इसको अगर हटा देंगे तो फिर होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो गई, तो प्रोग्रेसिव मूव है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आधी अच्छी बात है, इसकी पूरी बात सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन सिडिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे को डिसीजन एक्चुअली रीजनेबल लगा, मतलब इसमें मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। सिडिशन को डिटेल में देखते हैं। सिडिशन लॉ हैज़ बीन रिपील्ड, जैसा कि अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा है। मान्यवर, राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। तो अब इसको समझते हैं, क्योंकि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है। ठीक है, सब नूब लोग हैं, ठीक है, नूब्स बोलते हैं गेमिंग में, जो अमेच्योर्स होते हैं, वो या तो कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे विश्वास नहीं है, या फिर उल्टा बोल रहे हैं क्योंकि एजेंडा दिमाग में है और मतलब कुछ सोचना समझना नहीं है, बस भीड़ के साथ चले जाना है।
तो सब बोल रहे हैं कि सेडिशन का लॉ था 124A, जिसको बोला गया कि रिपील कर दिया है, लेकिन उसकी जगह हम 150 लिया है। तो सेडिशन लॉ अभी भी है और स्ट्रॉन्गर हो गया है। ठीक है, कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, क्या रीजंस वो बता रहे हैं, सब बताता हूँ। अब सबसे पहले सेक्शन 124A और 150, यहाँ पे अगर पढ़ना चालू करोगे तो सेम लगेंगे। हुएवर बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, सेम टू सेम। हु पर्पसली और नोइंगली बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का पार्ट अलग है, इसको मैं समझाने के लिए हाईलाइट करता हूँ। ये हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे जो येलो पार्ट है ना वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेडिशन था वो था राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह मतलब जो राज चल रहा है, जिस गवर्नमेंट का राज है उसके अगेंस्ट बोलना। अभी जो नया लॉ है ना वो राष्ट्रद्रोह के अगेंस्ट है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है, मतलब छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह की बात हो रही है। राजद्रोह रिपील हो चुका है, 124A अब नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। 150 जो नया लॉ आया है, एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की बात ही नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये येलो पार्ट अपन सेम मानते हैं। ठीक है, इसमें बस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल मीन जोड़ दिया है, वाइडन कर दिया है डेफिनेशन को। यहाँ पे पढ़ो, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यहाँ पे क्या है, एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, मतलब एक टेरिटरी को अलग करना चाह रहा है इंडिया से, और आर्म्ड रिवेलियन, ये तो इलीगल है ही, और सबवर्सिव एक्टिविटीज। ठीक है, और इनकरेजेस फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और इंडेंजर्स सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट आप कर रहे हो, यहां पे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो। तो राजद्रोह हटाए, राष्ट्रद्रोह आया है उसकी जगह। पनिशमेंट बढ़ा दी है, सीधे लोग पनिशमेंट देख रहे हैं, पहले 3 ईयर थी, अब मिनिमम 7 ईयर हो गई है, तो और बढ़ा दी है। गवर्नमेंट उल्लू बना रही है, राजद्रोह नहीं हटा है, राजद्रोह अभी भी है। नहीं है भाई, राष्ट्रद्रोह है। कंट्री के अगेंस्ट बोलना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बोल सकते हो। इसका एक ही आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में कि इसको गवर्नमेंट मिसयूज करेगी। लेकिन देखो, एज अ लॉ स्टूडेंट मेरी अभी भी फेथ है सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट इसको मिसयूज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट इसको मिसयूज नहीं करने देगा। मुझे पता है राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में काफ़ी थिन लाइन है, काफ़ी ब्लर्ड लाइन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको ढंग से इंटरप्रेट करेगा। ऑन पेपर राजद्रोह नहीं है, अब राष्ट्रद्रोह है, डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझो। तो यहां तक वीडियो था जिसमें मैंने फैक्ट्स बताए। ठीक है, ओपिनियन मैंने डाला ही नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने अच्छा बताया, मुझे डिजिटाइजेशन अच्छा लगा मैंने बताया। ठीक है, मुझे वो फास्ट ट्रैक वाला प्रोसेस ठीक लगा तो मैंने उसकी बुराई नहीं करी। कुछ नए ऑफेंसेस डाले हैं, ठीक है, अच्छा है। अभी तक मैं स्ट्रांगली किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मुझे या तो चीज़ें ओके लगी कि ठीक है कर दी बढ़िया है, या मुझे बढ़िया लगी एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि वो वीडियोग्राफी वाला फीचर मुझे बढ़िया लगा कि सर्च एंड सीजर में वीडियो लो भाई, तुम हर चीज़ का वीडियो लो, प्रूफ होना चाहिए। बाद में उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देती है पुलिस, बहुत नाटक करती है, बहुत फंसाती है इनोसेंट लोगों को। बेस्ट है, वीडियो ले लो। लेकिन अब है ना, मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा। सो देखो, ये वो टाइम है जब आपको नॉलेज पूरी मिल गई है, मैंने मेरी ड्यूटी पूरी कर दी एज अ टीचर। मैंने जो भी नॉलेज थी सब बता दी, जो भी इन्फो चल रही है वर्ल्ड में मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म में, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दी। तो अब कमेंट में बकवास मत करना कि अपना ओपिनियन मत दे, ये मत दे, लॉ पढ़ा फलाना ढिमाका कर। तो आपको मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक बात मेरी खुद की है कि देखो, मेरा चैनल है, मेरे को जो सही लगता है मैं वो करूँगा, मुझे जो गलत लगता है मैं बताऊँगा गलत है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने नहीं बोली, अमित शाह जी ने बोली है। पूरा लोकसभा का डिबेट तुमने सुना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तुम अपोज करोगे मेरे को। मैं सुना देता हूं आगे की क्लिप। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। सुन लिया? ध्यान से नहीं सुना तो वापस सुन लो। सबको बोलने का अधिकार है। तो अब मैं बोलूंगा मुझे जो सारी इस पूरे डिसीजन में गलतियां लगती हैं। ठीक है, अगर तुमको अपोज करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू अपोज। कमेंट्स में आओ, अपोज करो लॉजिक के साथ। ठीक है, लॉजिक, वर्ड ध्यान रखना, लॉजिक। वाई आई थिंक दिस इज जस्ट अनदर स्टूपिड पब्लिसिटी स्टंट बाय द गवर्नमेंट। बोलने का अधिकार। पॉइंट नंबर 1, अमेंडमेंट वर्सेस न्यू लेजिस्लेशन।
एक चीज में नया लेजिस्लेशन भी लाने का हक है पार्लियामेंट को और अमेंडमेंट करने का भी हक है, लेकिन यहाँ पे नया लेजिस्लेशन क्यों लाया गया? ये आराम से जो भी चेंजेस हुए ना, बहुत कोई मेजर अमेंडमेंट भी नहीं होता, सेक्शन की रीशफलिंग हटा दो ना तो बहुत ही एकदम नॉर्मल लेंथ का अमेंडमेंट होता, उससे बड़े अमेंडमेंट हुए हुए हैं भारत में। लेकिन अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 हेडलाइंस नहीं बनती, कोई चांस ही नहीं है, मीडिया कवरेज नहीं मिलता इतना। तो इसलिए लेजिस्लेशन जरूरी था, नया लेजिस्लेशन, भारत का लेजिस्लेशन। मोस्टली सेक्शन की रीशफलिंग करी है, ठीक है, सब्सटैंटिव चेंज एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम। जो चेंजेस हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो एक अमेंडमेंट से भी आ सकते थे। ये भारतीय कानून आया है, पहले अंग्रेजों का कानून चल रहा था, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मेरे को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि एक अननेसेसरी हेडेक है फॉर लॉ प्रोफेशनल्स फॉर एवर। मेरा चैनल जो भी आप लोग देखते हो ना, कोई नए व्यूवर आए हो तो आपको नहीं पता होगा, जो पुराने व्यूवर है उनको पता है, मेरा बहुत फोकस रहता है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं हो। मेरा मेन पर्पस ही चैनल बनाने का था कि मैं टाइम बचा सकूं, यूथ का वैल्यूएबल टाइम बचेगा, वो ढंग की जगहों पे यूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं कभी भी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करता, टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करता हूं, एक एक सेकंड यूज करता हूं। लेकिन क्योंकि ये जो नेशनलिज्म का मूव आया ना, इसकी वजह से अब नया लेजिस्लेशन बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक अमेंडमेंट में हो सकता था। तो अब मान लो एक सिचुएशन लेते हैं, 10 साल बीत गए हैं, ठीक है, नया क्रिमिनल कोड अब नॉर्म हो गया है, आईपीसी वगैरह सब भूल गए लोग। अब मान लो किसी को रेफर करना है लिटरेचर, ठीक है, कोई रिसर्च कर रहा है, मान लो मर्डर पे रिसर्च कर रहा है, अब मर्डर सेक्शन 99 में न्यू कोड के। अब अगर 2023 से पहले के वो केसेस ढूंढना चाहता है तो उसको जाके पहले देखना पड़ेगा आईपीसी में मर्डर का सेक्शन कौन सा है। तो वो पहले जाके बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से जाके देखेगा कि आईपीसी में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है। फिर उसको पता पड़ेगा कि मर्डर का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 302 है। फिर वो 302 के केसेस सर्च करेगा। फिर 302 के केसेस में वो सर्च करेगा तो उसको कुछ रिलेटेड सेक्शन मिलेंगे, कॉमन इंटेंशन का मिल जाएगा, दूसरे सेक्शन मिल जाएंगे। एक सेक्शन पे थोड़ी ना होता है केस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं ना, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, को रिलेशन देखना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो वो सारे सेक्शन देखेगा किन किन से को रिलेशन है। फिर वो मान लो नंबर्स लिखेगा कि हाँ ये फलाना फलाना फलाना, ये वाले सारे सेक्शन के नंबर लिख लिए। अब इन सबको वो वापस क्रॉस रेफर करेगा बीएनएस से कि इसमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है भी कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, चेंज क्या हुआ। फिर वो यहाँ बीएनएस में वो सेक्शन देखेगा, फिर वो सेक्शन का लिटरेचर पढ़ेगा जो बीएनएस में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही वो हर सेक्शन के लिए जीवन भर 2023 से पहले का कोई भी केस देखना है तो गधे के जैसे क्रॉस रेफर करता रहेगा, बहुत टाइम बचेगा। वाओ, तो ये तो बहुत ही बढ़िया करा। मतलब एक यूथ का, वर्किंग प्रोफेशनल्स का टाइम ज्यादा ले रहे हो तुम, सेम काम को जो अगर अमेंडमेंट होता आईपीसी में तो शायद कितने घंटे बच जाते। लेकिन नहीं, हमको थोड़ी ना मतलब है, हमको भारत का कानून चाहिए, भारत का कानून जो कॉपी पेस्ट है। हमको ब्रिटिशर्स का कोई साइन नहीं चाहिए कानून में, लेकिन ब्रिटिशर्स के जो कानून है उनको वर्ड बाय वर्ड हम कॉपी करके हमारा पोस्टर लगा देंगे उसके ऊपर। यार आईफोन है, एप्पल की कंपनी है, एप्पल यूएस की कंपनी है, उस पर मेड इन इंडिया कवर लगा दूंगा तो अब एप्पल इंडिया की कंपनी हो गई क्या? नहीं ना। अगर सही में इंडिया का कानून होता ना, सही में जीरो से ड्राफ्ट करते, पूरा अच्छा खुद का कोड बनाते। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने अकेले ने क्रिमिनल कोड बनाया, इतने सारे देश हैं, सबने बनाया है, बहुत वेरिएशंस होंगे, 50 जगह से इंस्पिरेशन लेके बेस्ट कोड बनाते। मैं बुराई करता ही नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट करा यार तुमने, वर्बैटिम रेप्लिकेशन किया है। मोस्ट प्रोविजन वर्ड बाय वर्ड लिफ्टेड है प्रीवियस लेजिस्लेशन से। इलस्ट्रेशन वर्ड बाय वर्ड लिफ्टेड है यार। एक बार क्या, मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आपके लेक्चर से पढ़ के हमारे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, एक टीचर का बोला था उसने। मतलब तुम्हें कैसे पता यार, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई मेरा खुद का ज्ञान थोड़ी ना, किताबों का ज्ञान है। तो उसने बताया कि सर आपने जो एग्जाम्पल दिया था सेम टू सेम एग्जाम्पल दिया। अब मेरे को तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो हाथों हाथ वीडियो बनाते हुए एग्जाम्पल बना लेता हूँ, मेरे एग्जाम्पल होते भी अपसर्ड है। अब वही का वही अपसर्ड एग्जाम्पल कोई और देगा तो दिख जाएगा ना कॉपी पेस्ट है। यार तुम पूरा कोड बना रहे हो, ठीक है, तुम कम से कम एग्जाम्पल्स तो खुद के सोच लेते। तुमने एग्जाम्पल्स भी कॉपी पेस्ट कर दिए, मतलब प्रोविजन तो कर दिया, एग्जाम्पल्स भी कॉपी पेस्ट है, इलस्ट्रेशन भी कॉपी पेस्ट है। और चलो ठीक है, कर लिया, इलस्ट्रेशन भी कॉपी पेस्ट कर ली, प्रोविजन भी कॉपी पेस्ट कर ली है। अपन एडमिट कर रहे हैं मैकॉले के बेस्ट थे, और थे ही बेस्ट, पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। मैकॉले ने बेस्ट कोड ड्राफ्ट किया तो कॉपी पेस्ट करने में कोई शर्म नहीं है। कम से कम एरर्स तो कॉपी पेस्ट नहीं करते, एरर्स कॉपी पेस्ट कर लिए यार। मतलब क्या कंसल्टेशन, 158 कंसल्टेशन में तो होम मिनिस्टर खुद बैठे हैं। क्या कर रहे थे उन कंसल्टेशंस में अपन? मतलब एरर्स भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। मैंने तो एक रीडिंग करी है, मेरे को दिख गया। मतलब क्यों नहीं दिखा आपको वो एरर? ये देखो, सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप है, ओल्ड लॉ में, अभी तो वो न्यू ही है आईपीसी, लेकिन जल्दी ओल्ड हो जाएगा। और सेक्शन 64 है न्यू लॉ में पनिशमेंट फॉर रेप, ठीक है। प्रोविजन देखते हैं। नंबर 1,
जो नंबर 1 पनिशमेंट फॉर रेप है वो सेम टू सेम वर्बाटिम कॉपी है 64 में, सेम टू सेम, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप। चलो कर लिया कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था ना, तो यहाँ पे whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with, यहाँ पे ये rigorous imprisonment नहीं था, यहाँ पे सिर्फ imprisonment था, ठीक है, ये rigorous part नहीं था इधर। तो imprisonment of either description मतलब rigorous भी हो सकती है और simple भी हो सकती है। लेकिन फिर अपन ने अमेंडमेंट करा, क्योंकि अपने जब भी मीडिया में कोई रेप केस ज़्यादा लाइमलाइट में आता है ना, तो अपन ये नहीं करते कि कैसे रेप कम हो, अपन बस पनिशमेंट बढ़ा देते हैं ऑन पेपर जनता को खुश करने के लिए। अरे अब हमने डेथ पेनल्टी कर दी, भले ही रेपिस्ट घूम रहे हो खुले, तुम पुलिस को एम्पावर मत करो, तुम कुछ मत करो, तुम बस पनिशमेंट बढ़ा दो। तो अमेंडमेंट में पनिशमेंट बढ़ा दी। तो ये मैकॉले ने गलती नहीं करी थी इधर, ये अपने अमेंडमेंट ने गलती करी थी कि उन्होंने यहाँ पे रिगरस तो डाल दिया लेकिन ईदर डिस्क्रिप्शन हटाना भूल गए। गेस व्हाट, सेम टू सेम गलती यहाँ पे, विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई? ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब ही होता है सिंपल या रिगरस। तुमने रिगरस तो जोड़ा था लेकिन तुम ईदर हटाना भूल गए, और फिर तुमने जब कॉपी करा उसको नए लॉ में, नए सेक्शन में, ब्रांड न्यू सेक्शन में, इंडियन सेक्शन में, तो तुम फिर से वही गलती रिपीट कर गए। चलो ठीक है, एक गलती आंखों से निकल गई। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है वो एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप बताता है। ए से लेके एन तक ये सारे एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप हैं, कि जैसे मान लो टीचर हो और रेप कर दिया, गार्जियन हो और रेप कर दिया, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर हो रेप कर दिया, पुलिस वाले हो, पब्लिक सर्वेंट हो रेप कर दिया, तो उसको ज़्यादा सीरियस माना जाता था। ज़्यादा सीरियस माना जाता था तो उसकी सीरियस पनिशमेंट होती थी। तो यहाँ पे एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप की पनिशमेंट है, शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जिसका मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस लाइफ। तो ये पनिशमेंट और ये पनिशमेंट सेम है। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा है लेकिन यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ लिखा है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी एमडी मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब रिमाइंडर फॉर द लाइफ ही होता है। तो ये दोनों सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये पनिशमेंट थोड़ी कम थी, सिंपल या रिगरस थी, और अगर आप एग्रीवेटेड फॉर्म करते हो तो आपके लिए सिर्फ रिगरस थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको अमेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इधर भी रिगरस कर दिया और फिर एग्रीवेटेड फॉर्म दे दिए और उसकी भी सेम पनिशमेंट दे दी। जब नॉर्मल रेप की और एग्रीवेटेड रेप की पनिशमेंट सेम होगी तो ये डिस्टिंक्शन क्यों बनाया? तो ये सब इस अमेंडमेंट की वजह से गलती हुई थी, ठीक है। तो चलो हो गई गलती, लेकिन जब आप कॉपी कर रहे हो और अपना ब्रांड न्यू कोड में, ब्रांड न्यू सेक्शन में वही सेक्शन डाल रहे हो, तो सेम टू सेम गलती तो मत करो। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ ए से लेके एन है तो यहाँ से ए से लेके एम है, तो यहाँ पे एक कम हुआ है पॉइंट। तो ये एक पॉइंट भी इसलिए कम हुआ है क्योंकि 376(2)(i) रिपील हो गया था सीधा सीधा, तो वो हटाना याद रह गया उनको, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने कम कर दिया, लेकिन जो बाकी गलतियां थी वो सेम टू सेम रिपीट। खुद का कोड बनाना है, भारतीय कोड बनाना है, मैकॉले का अच्छा खासा कोड था उसको अमेंड करके बिगाड़ा, फिर उसको जब कॉपी किया तब भी अपनी गलतियां ठीक करना भूल गए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बोलने का अधिकार कंप्लीट नहीं हुआ है, और देखते हैं। मेरे को इक्की दुक्की गलतियां मिली थी ना, तो मैंने चलो ठीक है इतना चलता है, लेकिन फिर मैंने सोचा खुद का जो इन्होंने बनाया, जो नया ऐड किया है, कम से कम वो तो ठीक होगा। जो पुरानी गलतियां वो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक ही होगा, तो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, गलतियां चेक नहीं करी। लेकिन जो खुद का बनाया वो तो ठीक करते। तो अभी जो खुद का बनाया वो देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 है ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, या तो ये वुमेन एंड चाइल्ड करते, ठीक है, या फिर ये वुमेन एंड चिल्ड्रन करते। ऑफेंसेज अगेंस्ट एक औरत और सारे बच्चे, मतलब ग्रामेटिकली डजंट मेक सेंस। आपने चैप्टर बनाया खुद का, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें तो ड्राफ्टिंग अच्छी करते। 158 कंसल्टेशन, चलो छोड़ो, टाइपिंग एरर होगा। नेशनल लेवल एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं कि हर बार ही आते हैं, हर बार 2-3 क्वेश्चन तो अपन मान के चलते हैं। नेशनल लेवल एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज बना रही है, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो अलग बात है कि मेरे मॉक टेस्ट में नहीं होते इतने क्वेश्चन गलत जितने नेशनल लेवल एग्जाम में होते हैं, लेकिन चलो ठीक है, हो जाते हैं। ई की जगह ए टाइप हो गया और फिर दिखा नहीं सारी कंसल्टेशन में, चलो मान लिया। लेकिन जब चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, ठीक है, तो इसमें सेक्शन 81 क्यों डाला? ये सेक्शन 81 चैप्टर 5 में है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस है। हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished। दोनों पनिश हो सकते हैं, मैन भी पनिश हो सकता है, वुमेन भी पनिश हो सकती है। तो ये जेंडर न्यूट्रल लॉ ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के चैप्टर में क्यों है? कुछ होगा, डिवाइन सेंस होगा कुछ।
लॉजिकली तो कोई सेंस नहीं है। ये मत बोलना कि निट पिकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नेशनल लेवल लेजिस्लेशन है, लॉ में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ड्राफ्टिंग का एक इंटेंशन होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव इंटेंशन होता है हर चीज़ को हर जगह डालने का। ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में एक जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस डालने की क्या जरूरत थी, मेरी तो समझ के परे है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ बता रहा हूँ। अपन ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी टू एक्चुअली चेंज थिंग्स। ये मौके बार बार नहीं मिलते। खुद का क्रिमिनल कोड बनाना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप नहीं होगे लॉ के लिए पैशनेट तो आपको नहीं लगता होगा। मेरे को मिलती ना अपॉर्चुनिटी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं दिन रात एक कर देता। मैं एक्चुअली बनाना छोड़ो, जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि नया क्रिमिनल कोड बन रहा है, मैं 2-3 साल से एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए कि पूरा नया बनाएंगे, पूरा नया पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट बंदा हूँगा, यूट्यूब पे डालूंगा, फर्स्ट बंदा हूँगा, इंटरप्रेट करूँगा, भले ही गलत कर दूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं एक्साइटेड था जब ये अनाउंस भी हुआ था। पूरा लोकसभा डिबेट देखा था मैंने, पूरा का पूरा, ठीक है, PDF पढ़ने से पहले। खुश भी हुआ था मैं कि चलो थोड़े बहुत चेंजेस करे, अच्छे चेंजेस करे, नया कोड आया, सब रिवैम्प कर दिया। और पढ़ के देखा तो भाई पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, पूरी की पूरी रीब्रांडिंग। मतलब अब पढ़ाऊँगा वापस, लेकिन मेरा सब पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं करूँगा। नोट्स में चेंज करूँगा सेक्शन नंबर और बस हल्का फुल्का ऊपर नीचे करूँगा और हो गया रेडी। कोई पैशन नहीं होगा वो काम करने में, मजदूरी होगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं एक्चुअली एक्साइटेड था इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बोर हो गया था सेम लॉ पढ़ के कुछ नया पढ़ने को मिलता। लेकिन नहीं, हमको थोड़ी ना मतलब है, हमको थोड़ी ना मेहनत करके बहुत सारे क्रिमिनल कोड्स देख के एक अच्छा कोड बनाना था। हमको तो बस रीब्रांडिंग करनी थी। कोई विजन नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई विजन नहीं दिख रहा पूरे कोड में कि कुछ विजनरी काम किया हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। IPC में एक सेक्शन है 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, जो कि कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं, मतलब खुश होंगे कंफ्यूज होके कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, तो फिर ये तो हटा दिया तो अच्छा डिसीजन है ना, प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाता है। नहीं, ये एक स्टूपिड माइंडसेट दिखाता है, ठीक है। सेक्शन 377 पहली बात तो पूरा नहीं हटाता, वो सिर्फ कंसेंशुअल सेक्स के रिगार्ड में डीक्रिमिनलाइज हुआ था। सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वाज स्ट्रक डाउन टू द एक्सटेंट दैट इट क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशन बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स। तो अगर अनकंसेंशुअल सेक्स कर रहा है आपके साथ कोई अननेचुरल, ठीक है, तो फिर आपके पास अब कोई रेमेडी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, ये नए लॉ के साथ अपन जेंडर न्यूट्रल लॉ बना सकते थे। नो ऑफेंस टू ऑल माई सिस्टर्स आउट देयर, लेकिन मेंस राइट भी एक चीज होती है। मैं नहीं बोल रहा वुमेन से राइट ले लो, मैं बोल रहा हूँ बस मेन को भी दे दो ना, उनके साथ भी तो होता है कभी कभी कुछ गलत। नो जेंडर न्यूट्रल लॉज इन द न्यू कोड। एक आदमी की स्टॉकिंग नहीं हो सकती ऑफिशियली, एक आदमी सेक्सुअली हरास नहीं हो सकता नए कोड के हिसाब से, और अब एक आदमी कोई स्पेसिफिक रेमेडी भी नहीं ले सकता जब उसका रेप हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि रेप तो आदमी ही करते हैं, औरतें नहीं करती, लेकिन एक आदमी का 377 में दूसरा आदमी तो रेप कर सकता है ना। इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमारे पास कोई रेमेडी है उसके लिए? नहीं। क्या इस कोड ने उस चीज में कोई विजन रखा? नहीं। एक पूरा चैप्टर ऐड कर देते ना यार, थोड़े से राइट्स दे देते, थोड़ा सा रिकग्निशन दे देते, लेकिन विजन तो था ही नहीं ना। सिर्फ रीब्रांडिंग करनी थी। देश का कानून, भारत का कानून, अंग्रेजों का कानून हटा दिया। अंग्रेजों का कानून तुमने वर्बैटिम कॉपी पेस्ट करा यार, मतलब क्या हटाया तुमने, मतलब क्या ही बोलूंगा मैं। और क्यों हटाना था? ब्रिटिशर्स ने अपने को रेलवे दी, तो अब क्या बेटर डिसीजन होगा? सारी पटड़ियां उखाड़ के नए रूट्स में पटड़ियां डालें इंडियन रेलवे बनाने के लिए, जेन्युइनली इंडियन रेलवे को इंडियन बनाने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है रेलवे का उस पर इंप्रूव अपॉन करें। क्या करा अपन ने? क्या था बेटर डिसीजन? सारी पटड़ियां उखाड़ी, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको इंडियनाइज करके उसको इंप्रूव करा इंडियंस के लिए? मतलब ये क्या लॉजिक है? पूरा का पूरा अब अंग्रेजों का कानून नहीं रहा, वही कानून है, वर्ड बाय वर्ड सेम कानून है। मतलब हद हो गई। मतलब आपके पास जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए विजन नहीं था, लेकिन कांग्रेट्स, अगर आपने लॉकडाउन ब्रेक करा अब और आप एक सिटीजन हो, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है 6 महीने का, एक ऐसे लॉ में जो रिवैम्प किया गया था कीपिंग सिटीजन इन माइंड। वाओ, नो जेंडर न्यूट्रल लॉज, बट अपने पास स्नैचिंग के लिए अब एक ऑफिशियल टर्म है कि भाई स्नैचिंग एक ऑफेंस होता है। स्नैचिंग का भी बोनस ले लो। सेक्शन 302 स्नैचिंग। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेज और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 356 है आईपीसी का। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन।
ये स्नैचिंग ही था, ठीक है। लोकसभा में बोला गया कि स्नैचिंग पे कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए मुजरिम छूट जाते थे। मतलब ये तो एकदम ही रैंडम, मतलब मैं अगर स्नैचिंग कर रहा हूँ, किसी औरत की चेन लेके भाग रहा हूँ, तो मैं छूट जाता था क्योंकि आईपीसी में कानून ही नहीं था। तो ये 356 क्या है? ये लिटरली स्नैचिंग की डेफिनेशन है जो आपने घुमा फिरा के वापस डिफाइन कर दी और उसको सेक्शन नंबर 300 दे दिया। यहाँ पे नया सेक्शन डालना जरूरी था क्योंकि 302 तो पनिशमेंट फॉर मर्डर है, तो वहां पे तो कुछ ऐसा डालना पड़ेगा ना कि नया लॉ आया है। स्नैचिंग पीआर के लिए अच्छा होता है, वहां पे कुछ रैंडम चीज थोड़ा ना डाल सकते हैं। तो गाइज ये हो गई मेरी रैंट खत्म। बस एक अभी तक तो मैंने क्रिटिसिज्म करा, पॉइंट बाय पॉइंट, लॉजिक बाय लॉजिक। अब एक एकदम जेन्युइन ओपिनियन दे देता हूँ। सिर्फ स्ट्रिक्टर लॉ बनाने से कुछ सॉल्व नहीं होता। आप एक जज को बोल रहे हो कि फास्ट ट्रैक करो प्रोसेस, 30 दिन में करो, 120 दिन में करो, वो कोई कामचोर इंसान थोड़ी ना है। जजेस तो रिस्पेक्टेड हार्ड वर्किंग लोग हैं ना। ऐसा जजेस पे तो कभी कोई आरोप नहीं लगा इतना बड़ा। होंगे कुछ करप्ट, लेकिन मेजॉरिटी जजेस ने तो अपनी इमेज रेप्यूटेशन बना के रखी है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं हम काम चोरी कर रहे हैं। मतलब मैं तो जज नहीं हूँ, लेकिन जो जज हैं हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के, ऐसा तो नहीं वो काम चोरी कर रहे हैं। पर 10 लाख लोगों पे इंडिया में 19 जज हैं, रेकमेंडेड 50 होने चाहिए, ठीक है। और बैकलॉग और काउंट करो तो 60-70 होने चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम नंबर है। जो ये 19 हैं ये भी अंडर स्टाफ्ड हैं, कोर्ट्स अभी भी अंडर स्टाफ्ड हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो जल्दी जल्दी प्रोसेस करो, फास्ट ट्रैक के रूल्स बना दिए। वो कोई जादू की छड़ी घुमा के थोड़ी ना केस सॉल्व कर देगा। उसके वर्क आवर्स तो लिमिटेड है ना। वो छुट्टी नहीं ले, वो हॉलीडे पे नहीं जाए, वो क्या कोर्ट में ही बैठा रहे क्योंकि आपकी लिमिट्स नहीं आ गई है। तो सिर्फ ऑन पेपर बोलने से सब अच्छा है आपका। सीआरपीसी में मैंने कुछ बुराई नहीं करी, सब कुछ अच्छा है, सारे इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होने चाहिए। आप बोल रहे हो डिजिटाइज करना है सब कुछ, वेरी नाइस गोल, वेरी नाइस एम्बिशन, लेकिन अभी लोअर कोर्ट्स में फोटोस्टेट की मशीन काम नहीं कर रही हैं, दीवारों से चूना जड़ रहा है। कहाँ करोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? फोटोस्टेट नहीं हो रही है, फाइबर ऑप्टिक कहाँ से आएगी? कहाँ आएंगे मॉनिटर? कैसे होएगा सीमलेस कनेक्शन? मतलब हवा में नहीं होता ना। सिर्फ लिखने से, पेपर पे लिखने से जादू थोड़ी ना हो जाता है। कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूँ कर दो अमेंडमेंट, वो सारी चीज़ें कर दो, उसके बाद इंफ्रा देख लेना, लेकिन अमेंडमेंट कर देते ना। नया लॉ का क्या ज़रूरत था? जजेस का और क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उनके पास वैसे ही टाइम कम है, अब वो क्रॉस रेफर करते रहेंगे न्यू कोड ओल्ड कोड। तो बस क्या बोलूँ मैं। एक चीज़ बोलनी बाकी है मेरे को, इस क्वेश्चन का जवाब। चल भाग यहाँ से, सच सच बोलना, तेरी जल रही है क्यों?